गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं मंडे का सेशन। 16 एंड 17 नवंबर को हम डिस्कस कर रहे। उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिन्हें हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम जानेंगे एक प्लेटफॉर्म के बारे में, दैट इज नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। रिसेंटली एक इंटरनेशनल प्रोग्राम यहाँ पे न्यूज में रहा, स्पेस से एसोसिएटेड है, द एस्केपेड। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने अपना एक न्यू जो बेस है, एयर स्टेशन, उसे ओपन करा है। कहाँ पर लोकेटेड है? दमुद न्यूमा एयरबेस। इसको हम जानेंगे। कॉन्फ्रेंस यहाँ पे काफ़ी सारी हुई है। 22nd ऑल इंडिया एनुअल TDS कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, इसे हम देखेंगे। यहाँ पर COP30 की रिसेंट अपडेट है, द डिक्लेरेशन ऑन इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में हम जानेंगे। ग्लास को हम देखेंगे, रिपोर्ट आई है, और ग्लास एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसे इंडिया ने भी ज्वाइन कर रखा है। पेंगंगा रिवर यहाँ पे न्यूज़ में रहा। एंड HVICs को हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के ऑफिशियली प्रोडक्शन के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स को हम डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को लास्ट डे के रिविजन के साथ। सैटरडे के सेशन में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, एक बार फटाफट से उनका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। So the questions was, which two traditional lapcha musical instruments from Sikkim received the GI tag? So recently GI tag मिला सिक्किम के दो प्रोडक्ट्स को जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। नाम क्या था उनका? याद आ गया है आपको? ऑप्शन नंबर ए है टंगवक एंड द पुमटोंग पुलित। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, सो किसके तहत ये फंक्शन करती है? हमने लास्ट डिस्कस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत ये फंक्शन करती है। ग्लोबल TB रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है? दैट इज WHO ने। व्हाट इज द न्यू स्लोगन ऑफ द महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? और रिसेंटली इनका जो न्यू स्लोगन आया है, शाश्वत शेटी समृद्ध शिट्टिकारी। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? सो नेशनल क्वांटम मिशन के तहत ये जो न्यू डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, इट इज बाय IIT बॉम्बे। एंड विच कंट्री हैज लॉन्च द वॉक टू मार्स कैंपेन टू प्रमोट फिटनेस एंड यूनिटी? एंड UAE ने इसे लॉन्च करा। विच स्टेट्स पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट 2025? और इसे पंजाब ने यहाँ पे कंडक्ट कराया। इसके अलावा हमने डिस्कस करा था AMOC, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द पोटेंशियल कोलैप्स ऑफ द AMOC एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट? और इसे रिसेंटली आइसलैंड ने यहाँ पे डिक्लेयर करा है। एंड खुशीशाला हमने इसे देखा, किस स्टेट ने इसे लॉन्च करा? राजस्थान ने। एंड सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इम्प्लीमेंट करा? दैट इज NCRTC। कौन है ये? जिन्होंने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को यहाँ पे बनाया है, NCRTC। राइट, चलिए हो चुका है लास्ट का रिवीजन। नाउ आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। The first question, the Declaration on Information Integrity on Climate Change was launched at which event? So यहाँ पर एक डिक्लेरेशन को हम डिस्कस कर रहे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और उसे रिसेंटली इवेंट में यहाँ पे लॉन्च किया गया। उस इवेंट का नाम आपसे पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट है, दैट इज UNFCCC, और इन्हीं की यहाँ पर एनुअल मीटिंग होती है COP, जिसका चल रहा है 30th एडिशन। और कौन इसे होस्ट कर रहा है? ब्राज़ील का कैपिटल ब्रासिलिया, और उसका भी शहर बेलम इसे होस्ट कर रहा है। सो रिसेंटली COP30 बेलम में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इस डिक्लेरेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया। किसने इसे लॉन्च करा है? द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी पहले ही वर्ल्ड को अनाउंस कर दिया गया था। कब अनाउंस करा था? 2024 के G20 लीडर समिट में इसके लिए अनाउंसमेंट की गई थी। नाउ ऑफिशियली इसे COP30 में लॉन्च कर दिया गया। इसका मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लाइमेट इंफॉर्मेशन की जो सच्चाई है उसे बनाए रखना। क्लाइमेट से रिलेटेड जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, AI को यूज़ करके, सोशल मीडिया को यूज़ करके, क्लाइमेट से रिलेटेड जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जो गलत सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे, उसी का सॉल्यूशन है द डिक्लेरेशन ऑन इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज, सो दैट एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन को ही लोगों के पास यहाँ पर
फैलाया जा सके, और उसी के लिए इस अनाउंसमेंट को यहाँ पे किया गया, सो दैट क्लाइमेट मिस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मैनेज किया जा सके, और जो भी मिसलीडिंग कंटेंट है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसको यहाँ पे फॉल्स प्रूफ करके जो भी सच्चाई है उसे बताया जा सके। दैट्स वाई इस डिक्लेरेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया। अच्छा, यहाँ पर जो पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा जो भी पॉइंट यहाँ पर गिवन है जैसे लाइक G20 को हम डिस्कस कर लेते हैं। G20 यहाँ पे हाईलाइट की गई है। सो अभी G20 का जो नेक्स्ट एडिशन है इसी 2025 में होगा। कब होगा? दिसंबर के मंथ में होगा। और कौन इसे होस्ट करता हुआ नजर आएगा? साउथ अफ्रीका इसे होस्ट करेगा। प्लीज नोट, साउथ अफ्रीका G20 का 2025 का जो एडिशन है उसे होस्ट कर रहा है। याद है आपको G20 का जो एनुअल समिट है उसे इंडिया भी होस्ट कर चुका है। कब हमने होस्ट किया था? याद है, इंडिया ने 2023 में इसे होस्ट किया था। देन हमने G20 की जो प्रेसिडेंसी थी किसको दे दी थी? ब्राज़ील को दे दी थी। ब्राज़ील ने कब किया था? 2024 में रियो डी जनेरिया में। और हमने किससे से ली थी प्रेसिडेंसी? तो 2022 में इंडोनेशिया ने G20 को यहाँ पे होस्ट किया था। सो इंडोनेशिया 2022, देन इंडिया, देन ब्राज़ील, नाउ साउथ अफ्रीका G20 का 2025 जो एडिशन है उसे होस्ट करेगा नवंबर दिसंबर के बिटवीन। तो जैसे ही कॉप एंड होगी G20 की डिटेल्स यहाँ पर हाईलाइट में आ जाएगी। दैट्स ऑल, ठीक है। सो जो कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए इस डिक्लेरेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉप से रिलेटेड कुछ अपडेट्स को हम यहाँ पे अगेन रिवाइज करेंगे जो भी डेटा में हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं द क्वेश्चंस। सो विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेज ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30, और इसे यहाँ पर WMO ने रिलीज करा है। सो COP30 का इस रिसेंट अपडेट को भी आप ध्यान रखिए। द कॉपरनिकस सेंटिनल 1D अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यहाँ पे लॉन्च करा है। एंड विच कंट्री हैज बीन री इलेक्टेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द ब्यूरो फॉर द एशिया पैसिफिक एट COP10, और यहाँ पर इंडिया को री इलेक्ट किया गया। एंड वेयर वॉज द डिपॉजिट ऑफ निकल, कॉपर एंड प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स? सो इन तीनों के जो डिपॉजिट है वो कहाँ पे मिले? महासमुंद में मिले, छत्तीसगढ़ में। एंड COP15 रामसर की जिम्बाब्वे में हुआ। रेजोल्यूशन जो अपनाया गया उसका टाइटल क्या था? प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। COP15 को किसने होस्ट करा? वी ऑल नो, जिम्बाब्वे ने इसे यहाँ पे होस्ट करा। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली गिफ्टेड ए कॉपी ऑफ द टिपिटका इन पाली टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये थाईलैंड के रहे थे। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो विच सिटीज हैव बीन सेलेक्टेड for the development of 4 hydrogen valley innovation clusters in India? So यहाँ पर इंडिया जो ग्रीन हाइड्रोजन है, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए उसको ऑफिशियली प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर रहा है। उसके लिए 4 जोन्स को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पर 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, और उन चारों जगह का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो चुका है। प्लीज नोट द आंसर। ऑप्शन नंबर ए पुणे, जोधपुर, भुवनेश्वर, केरला। इस प्रकार इंडिया के हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास आ चुका है द हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर, जिसके तहत एक ही जगह पर स्टोरेज, प्रोडक्शन प्लस यूटिलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट को देखते हुए सबको मैनेज किया जाएगा। इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो 485 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इसके लिए अनाउंसमेंट की है। सो यहाँ पर लोकल हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाया जाएगा, और जो भी सप्लाई और डिमांड है इन ट्रांसपोर्ट उसे लिंक किया जाएगा। इंडस्ट्री और एनर्जी, जो भी रिन्यूएबल सेक्टर है, जहाँ पर भी क्लीन एनर्जी की डिमांड है वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के सप्लाई के लिए इस जो हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर है इसको यूज़ किया जाएगा। ओवरऑल यह सब अलाइन करता है इंडिया की गोल 2070 जीरो कार्बन एमिशन, बिकॉज हमें यहाँ पर जो कार्बन एमिशन है उसे ख़त्म करना है, और उसी के लिए हम क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, और 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर इसी का यहाँ पर पार्ट है। सो आपको यहाँ पर इन 4 जगहों का नाम ध्यान रखना है, पुणे, जोधपुर, भुवनेश्वर एंड दी केरला। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। हाइड्रोजन वर्ड को की बनाते हैं एंड उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। सो द क्वेश्चंस हियर, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? सो वेन्यू सिटी यहाँ पर न्यू दिल्ली रही थी। एंड विच 3 पोर्ट्स हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीनदयाल पोर्ट,
वीओ चिदम्बरनार पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट। एंड दीनदयाल पोर्ट का सेकंड नेम क्या है यहाँ पर? कांडला पोर्ट। इसके अलावा वेयर वॉज द फर्स्ट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्थ? न्यू दिल्ली में यह हुआ। इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, इसका इनॉग्रेशन तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार पोर्ट में किया गया। मेड इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए यह प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, ऑपरेशन में अभी नहीं आया है। ऑपरेशन में जो आया है वो कांडला पोर्ट आया है। एंड इसके अलावा वेयर वॉज यूपीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनोग्रेटेड? गोरखपुर में। एंड विच पोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू प्रोड्यूस? इसका आंसर हम सभी जानते हैं, कांडला पोर्ट। बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखिए, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ये फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, ठीक है। और अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इसका काम चल रहा है, जबकि ऑफिशियली प्रोड्यूस करने वाला तो दीनदयाल पोर्ट बन चुका है। And the next question, where was India's first Make in India 1 megawatt green hydrogen plant commission? That is the दीनदयाल पोर्ट। सो यहाँ पे कमीशन कर दिया चुका है और जो प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mudhnyoma Air Base that was recently seen in news is located in which state or UT? सो एक एयर बेस को हम डिस्कस कर रहे जिसका रिसेंटली इनोग्रेशन हमारे द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने किया है। बता सकते हैं आप मुझे द नेम ऑफ द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? सो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मुदन्योमा एयर बेस एंड रिसेंटली लद्दाख लेह में इसका इनोग्रेशन यहाँ पे किया गया। कौन है द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ? एंड दैट इज एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी सर ने अभी रिसेंटली यहाँ पर इस एयर स्टेशन का इनोग्रेशन किया। ओवरऑल जो LAC है, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विथ चाइना, वहाँ से 23 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यह एयर स्टेशन यहाँ पर लोकेटेड है और 4th IAF का बेस यह बन चुका है लद्दाख में। प्लीज नोट, इंडिया का हाईएस्ट एयर बेस आपसे पूछा जाए देन यह कौन सा होगा? 13,700 फीट की हाइट पर लोकेटेड द मुदन्योमा एयर बेस, ठीक है। और वर्ल्ड का यह 5th हाईएस्ट बेस है। प्लीज नोट, इसको BRO ने बनाया है। सितंबर 2023 से BRO इस पर लग चुका था जब 2020 में इंडिया और चाइना के जो क्लैशेस यहाँ पर देखने को मिले थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नियर बाय। सो BRO ने इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया है? सो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट द हिमांग। सो प्रोजेक्ट हिमांग के तहत द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मुदन्योमा एयरबेस का जो कंस्ट्रक्शन है वो लद्दाख में यहाँ पे कंप्लीट करा और इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर C-130J एयरक्राफ्ट को लैंड करवाकर ऑफिशियली इसका इनोग्रेशन यहाँ पे किया। सो यही इसका आंसर है एंड दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ ध्यान रख लेना, ईस्ट को हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डिस्कशन हम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिसेंटली इस मुदन्योम एयरबेस का इनोग्रेशन देखने को मिला। इसके अलावा वहाँ पर अभी अरुणाचल प्रदेश में चल रही एक आर्मी एक्सरसाइज दैट इज पूर्वी प्रचंड प्रहार। सो पूर्वी प्रचंड प्रहार आर्मी के द्वारा कहाँ पर चल रही है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको भी यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। National Database for Emergency Management Platform is developed by which organization? So एक प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस कर रहे द NDEM प्लेटफॉर्म और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसका डेवलपमेंट यहाँ पे किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो ने इसको बनाया है। अब इसरो ने इसको बनाया यानी डेफिनेटली यहाँ पर स्पेस का कुछ रोल है। सो यहाँ पर नेशनल डेटाबेस फॉर एमरजेंसी मैनेजमेंट एक जियो पोर्टल है जो स्पेस बेस्ड इनपुट यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि इंडिया में नेचुरल डिज़ास्टर कब आ सकता है, कौन सा जो लोकेशन है वो ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए यहाँ पर रिस्की है। सो उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, द NDEM, जो कि इसरो का डेवलप किया हुआ है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्लानिंग कर रही है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी। सो नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे रिसेंटली मैंडेटरी कंपलसरी अनिवार्य कर दिया है
कि किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, रिपोर्ट्स के लिए आपको NDEM प्लेटफॉर्म का एनालिसिस यहाँ पर करना होगा, बिकॉज हाईवे का जो लोकेशन है उस लोकेशन को डिसाइड करने में NDEM का जो डेटा है वो काफ़ी यहाँ पर हेल्प करेगा। ऐसी लोकेशन जहाँ पर डिज़ास्टर रिस्की है या किसी भी प्रकार का साइक्लोन, क्लाइमेट चेंज की कंडीशन अगर वहाँ पर है, तो ऐसे जगह पर हाईवे का बनना इट इज़ नॉट पॉसिबल। और यह सब इस प्लेटफॉर्म से मिनिस्ट्री ऑफ रोड को मालूम चल जाएगा, एंड दैट्स वाई इस कंपल्सरी डिसीजन को यहाँ पे अनाउंस किया गया। ओवरऑल NDEM एक जियो पोर्टल है जो स्पेस बेस्ड डिजास्टर, जो भी भविष्यवाणी है, फॉरकास्ट है और जितना भी जियो स्पेशल डेटा है सैटेलाइट्स के थ्रू, वो यहाँ पर रियल टाइम पे प्रोवाइड कर रहा है। ओवरऑल इसरो ने इसे बनाया NDMA के तहत। अब NDMA कौन है इसको भी देख लेते हैं, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो NDMA यहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है और इसरो के अंडर यह फंक्शन करता है। NDMA को 2005 में यहाँ पर बनाया जाता है और किसके तहत ही फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत ही फंक्शन करता है। चेयरमैन कौन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डायरेक्टली यहाँ पे चेयर करते NDMA को। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़े, द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम एक इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं जिसका पार्ट है द एस्केपेड मिशन। एस्केपेड का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर मिशन। और किस स्पेस एजेंसी का यह इनिशिएटिव, एंड दैट इज द आंसर नासा। वी ऑल नो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन है द एस्केपेड, एंड रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया बाय द ब्लू ओरिजिन। सो इस बार स्पेस एक्स का रॉकेट नहीं गया है, ब्लू ओरिजिन का गया है। ब्लू ओरिजिन जिसे कब फाउंड किया जाता है, 2000 में इसे फाउंड किया जाता है। कौन है इसके फाउंडर, इलॉन मस्क के अलावा द जेफ बेजोस। सो इनका नाम भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है, जेफ बेजोस, और इन्होंने यहाँ पे फाउंड करा है ब्लू ओरिजिन को। एंड ब्लू ओरिजिन ने यहाँ पे नासा का जो एस्केपेड मिशन है इसे मार्स के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है। अपने साथ 2 ऑर्बिटर ये लेके गया है, बेसिकली ट्विन ऑर्बिटर मिशन है ये, ब्लू एंड गोल्ड उनका नाम है। और नासा का फर्स्ट मिशन है ये मल्टी स्पेस क्राफ्ट मिशन टू स्टडी मार्स। ओवरऑल नासा का यहाँ पर एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है दैट इज सिंप्लेक्स, और सिंप्लेक्स का ही यह पार्ट है। सिंप्लेक्स प्रोग्राम के तहत नासा ने कुछ 4 to 5 मिशंस को यहाँ पे प्लान किया था, जिनमें से 2-3 तो फेल भी हो चुके थे। और नाउ एस्केपेड यहाँ पर इन लोगों ने लॉन्च करा सिंप्लेक्स के तहत, स्मॉल इनोवेशन मिशन फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। अभी रिसेंटली जनवरी में, इस जनवरी फरवरी मंथ में 2025 में नासा ने अपना एक मिशन भेजा था सिंप्लेक्स के तहत ही, जो भी सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हुआ था, दैट इज ट्रेल ब्लेजर। सो ट्रेल ब्लेजर यह भी नासा का है और किसका पार्ट है, सिंप्लेक्स प्रोग्राम का ही पार्ट है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे एंड ऐसे क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है स्पेस से। एंड The Copernicus Sentinel 1D Earth Observation Satellite was launched by which space agency? European Space Agency ने इसको लॉन्च करा है। What is the name of the project announced by Google in November 2025 to develop a space-based AI infrastructure system? So Google इसे एक आइलैंड पे बनाएगा और प्रोजेक्ट सन कैचर इसका नाम है। आइलैंड का नाम आपको बताना है जो कि ऑस्ट्रेलिया की ओवरसी टेरिटरी है। द ग्रैंड फिनाले ऑफ इंडियाज बिगेस्ट स्टूडेंट लेड स्पेस कॉम्पिटिशन कहाँ पे हुआ, यह उत्तर प्रदेश में। पंच स्पेस मिशन नासा का है। मिशन दृष्टि स्टार्टअप ने यहाँ पे अनाउंस करा, स्टार्टअप का नाम क्या है, गैलेक्सी आई स्पेस, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यहाँ पर रहा। वर्ल्ड स्पेस वीक थीम क्या रही, लिविंग इन स्पेस। एंड IMEP मिशन यह किसका है, एंड दैट इज आल्सो फ्रॉम नासा। सो विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 22nd ऑल इंडिया एनुअल TDS। TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, टेक्स्ट डिडक्टेड एट सोर्स। सो इस कॉन्फ्रेंस को रिसेंटली भोपाल ने यहाँ पे होस्ट करा, भोपाल के एक होटल में द ताज लेक फ्रंट, और यहाँ पे 22nd एडिशन ऑफ ऑल इंडिया एनुअल TDS कॉन्फ्रेंस। किसने इसे ऑर्गेनाइज करा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों के डिपार्टमेंट ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा। और CBDT के तहत इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, अरेंजमेंट है, वो यहाँ पे किया गया। सो CBDT कौन है, इन्हें भी देख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो डायरेक्ट टैक्सेस का ये बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये फंक्शन करता है।
और सम 90s में ये बॉडी आई थी 1944 में। ओवरऑल इनके तहत इन लोगों ने यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें एक पोस्टर को यहाँ पे लॉन्च किया गया, प्रमोटिंग वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस एंड टाइमली टीडीएस डिडक्शन। ओवरऑल टैक्स के लिए अवेयरनेस के लिए एक मेजर कॉन्फ्रेंस इन भोपाल। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्वेलेंस रिपोर्ट 2025? सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ग्लास 2025 को रिलीज किया? इसका आंसर WHO है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें एक वर्ड का मीनिंग समझना है। वर्ड है द AMR। AMR इट मीन्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यह एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपकी बॉडी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए ड्रग और मेडिसिन के यूज़ को यहाँ पे रजिस्ट करती है। सिंपल वर्ड्स में मैं ऐसे समझा सकती हूँ आपको कि अगर आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का अटैक हुआ है, बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से, या कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको बॉडी पर हुआ है माइक्रोबीज के कारण, तो उस केस में अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो और उस मेडिसिन का जो इफेक्ट है आपकी बॉडी पर पॉजिटिव वे में नहीं पड़ रहा है, इस सिचुएशन को कहा जाता है द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है एज पर दिस रिपोर्ट। ठीक है, सो इस रिपोर्ट में AMR को ही बताया गया। अब जान लेते हैं इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या क्या टर्म हाईलाइट किया गया है। इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। WHO यहाँ पर ग्लास रिपोर्ट को पब्लिश करता है, यह इनकी एनुअल रिपोर्ट है। द थिंग इज WHO ने 2015 में एक प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च करा, सो दैट वर्ल्ड को AMR के बारे में यहाँ पे बताया जा सके, और उस प्रोग्राम का नाम है द ग्लास प्रोग्राम। फुल फॉर्म सेम है, ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्वेलेंस प्रोग्राम। एंड इंडिया इस प्रोग्राम को 2018 में यहाँ पे ज्वाइन करता है, और इंडिया के ज्वाइन करने के बाद काफ़ी सारे यहाँ पे एक्शन प्लान आ जाते हैं, इंडिया लेकर आता है AMR के लिए। सो यहाँ पर नाउ ग्लास प्रोग्राम के तहत WHO ने अपनी इस एनुअल रिपोर्ट को इस साल पब्लिश करा, जिसमें बताया गया कि इंडिया के पास सबसे हाईएस्ट AMR रेट है। यानी अगर यहाँ पर 3 इन्फेक्शन हो रहे हैं, सो उन 3 इन्फेक्शन में से 1 जो इन्फेक्शन है वो AMR से रिलेटेड, जिसमें मेडिसिन और ड्रग पर्टिकुलर बॉडी पर अफेक्ट नहीं करेगा उसके डिजीज़ को सही करने के लिए। ठीक है, जबकि जो ग्लोबल एवरेज यहाँ पर आया है वर्ल्ड लेवल पर, वो 6 इन्फेक्शन में से 1 इन्फेक्शन ऐसा है जिसमें AMR का केस आपको देखने को मिलेगा। इसका रीज़न क्या बताया गया, इंडिया में ऐसा केस क्यों है? बिकॉज हम यहाँ पर हर एक छोटी सिचुएशन में लेना प्रेफर करते द मेडिसिन। सो दवाइयाँ ले लेकर हमने हमारी बॉडी को यहाँ पर क्या बना दिया है, AMR के लिए रजिस्टर्ड बना दिया, यानी हम पर्टिकुलर डिजीज़ को यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे, मेडिसिन का ओवरडोज हमारी बॉडी पर यहाँ पर हो गया है। सो यहाँ पर सेम टर्शरी हॉस्पिटल्स में जो डेटा है और उसका कंपैरिजन प्राइमरी और सेकेंडरी केयर सेटिंग से किया गया, और WHO ने इसे एक सीरियस कंडीशन इंडिया के लिए बताया है, और यहाँ पर हमारे कुछ एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया गया जो कि AMR को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक नेशनल एक्शन प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, जिसे हमने 2017 में लॉन्च करा था। हमने किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। इसके अलावा केरला का एक इनिशिएटिव यहाँ पे न्यूज़ में, जिसका नाम है अमृत इनिशिएटिव, जो भी केरला ने चलाया है AMR के लिए अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। कब चलाया था केरला ने? 2024 में। सो इन दोनों प्रोग्राम्स को यहाँ पर इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया, बिकॉज इंडिया के एफर्ट्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं टू रजिस्ट AMR। नाउ आगे बढ़ेंगे हम द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, विच मिनिस्ट्री होस्टेड द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? ICGH को किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे होस्ट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसे यहाँ पर होस्ट करा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यह हुई, जिसमें पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट, रिसर्च, इंडस्ट्री लीडर सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर गैदर हुए, सो दैट हाइड्रोजन रोड मैप को यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। ओवरऑल डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जैसे लाइक पेट्रोलियम एंड नेचुरल, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी है, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DSIR डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन सब ने यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। सो एक रिवर यहाँ पे न्यूज़ में रही, बिकॉज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रिवर का नाम है पेंगंगा रिवर। कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में यह लोकेटेड है। एंड प्लीज़ नोट,
अभी रिसेंटली 4 women एंड 3 चिल्ड्रन को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया था, 2 घंटे से वो ट्रैप थे, एंड दैट्स वाई पेनगंगा रिवर ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर न्यूज़ में आ गई। सो महाराष्ट्र में शस्त्र कुंड वाटरफॉल है और उसी के नियर बाय पेनगंगा रिवर लोकेटेड है। एग्जैक्टली यावतमल डिस्ट्रिक्ट की यह मेन रिवर है और वारधा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सो डिस्ट्रिक्ट यावतमल, ट्रिब्यूटरी ऑफ वारधा रिवर, एंड सशस्त्र कुंड वाटरफॉल के नियर बाय यह लोकेटेड है। महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर के जो अलॉन्ग साइड है उसके वहाँ पर यह फ्लो होती है। ओवरऑल यहाँ पर यावतमल जो कि महाराष्ट्र का है, नंदेड़ जो कि तेलंगाना है, और बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट कर रही है दोनों स्टेट्स के बिटवीन, दैट इज द पेनगंगा रिवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनका ओरिजिनेशन पॉइंट तो हमने डिस्कस ही नहीं करा, सो प्लीज नोट, महाराष्ट्र का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम चेंज हुआ है, संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट रखा गया है, एंड औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में जो अजंता रेंजेस है वहाँ से यह फ्लो होती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और आगे तेलंगाना तक जाती है, वारधा रिवर की ट्रिब्यूटरी। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के साथ। चलिए आगे बढ़ते, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द न्यू जनरेशन ऑफ मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। MPAUVs को यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा, दैट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है। एग्जैक्टली अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम का नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी न्यूज़ में रहा, बिकॉज इन लोगों ने DRDO के तहत इस न्यू MPAUV का डेवलपमेंट यहाँ पे किया है। करेगा क्या यह डिवाइस, एग्जैक्टली माइन लाइक ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करेगा डीप ओशन में। सो ओशन में जो मेथड यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जस्ट लाइक सोनार और कैमरास, इसके तहत इन माइन लाइक ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट किया जाएगा, सो दैट आगे जाकर कोई भी मरीन ऑपरेशन चल रहे हैं, सो इन MLOs को कोई हम एंटी या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ना समझकर या हमें ही यह मिसगाइड यहाँ पर ना कर दे, इसी के लिए पहले से ही इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। माइन लाइक ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं डीप ओशन में जो भी ऑब्जेक्ट है या ओशन की सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बने हुए हैं, दैट इज़ माइन लाइक ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे जो दुश्मन हैं, जो भी नेबर कंट्रीज़ है, वो यूज़ कर सकती है हाइड के लिए या फिर किसी प्रकार का कैंपेन चलाने के लिए, छुपने के लिए। सो इन सबको यहाँ पर पहले से डिटेक्ट करने के लिए MPAUVs टाइप के सिस्टम को यहाँ पर बनाया गया। दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, एंड आपका जो क्विज का क्वेश्चन है आज, सो उसे हम ले रहे हैं DRDO से रिलेटेड। सो DRDO की रीसेंट अपडेट एंड उन्हीं के क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज टू रिविजन, टेक केयर, एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको GK टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। और द सेकेंड थिंग, अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिए फर्दर।